नमस्कार। हमारी खास पेशकश 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इस खास पेशकश में सबसे पहले खबर यूपी के पीलीभीत की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर प्रभु राम का अपमान करने का आरोप लगाया है। दूसरी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। तीसरी खबर दिल्ली से है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड सिक्योरिटी मिली है। आईबी की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा को बढ़ा दिया है। और चौथी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े किए हैं। और पांचवी और आखिरी खबर बैतूल से है, जहां ट्रांसफर में जीएडी की बड़ी चूक सामने आई है। जिले में 2 अपर कलेक्टर आचार संहिता के पहले हटा दिए गए हैं। वे कोर्ट से स्टे ले आए हैं। तो ये खबरें आपको बता रहे हैं दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरें। पहली खबर आपको प्रधानमंत्री मोदी की सभा को लेकर बता रहे हैं, जो कि यूपी के पीलीभीत के दौरे पर रहे और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना पीएम मोदी ने साधा है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने हमला बोलते हुए कांग्रेस पर भगवान राम का अपमान करने का आरोप लगाया है और कहा कि यह पार्टी तुष्टीकरण की दलदल में इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती है। मोदी ने पीलीभीत में आयोजित चुनावी रैली में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के इंडी गठबंधन को भारत की विरासत की परवाह ही नहीं है। साथ ही कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए कोर्ट में जो करना था वो कर लिया। मंदिर ना बने इसके लिए आपने लाख कोशिश भी कर ली, लेकिन देश की जनता ने पाई पाई देकर इतना भव्य मंदिर बना दिया है। तो तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को लेकर कही हैं और कांग्रेस को लेकर जमकर निशाना साधते नजर आए। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे पीलीभीत से हमारे सहयोगी मुकेश गुप्ता, और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, प्रधानमंत्री मोदी का आज का दौरा किस तरीके से रहा है, उसकी जानकारी भी दीजिए और साथ ही ये भी बताइए कि कांग्रेस पर जो उन्होंने तीखा प्रहार किया है, खासकर राम मंदिर के मसले को एक बार फिर तूल दिया है, किस तरीके से आगे इस पर सियासत देखने को मिलेगी और कितना असर उनका ये पूरा दौरा आगे टाइम में देखने को मिल सकता है? पीलीभीत में मोदी जी का दौरा बहुत अच्छा यहाँ पे लगा। जनसभा को संबोधित किया, काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और कांग्रेसों ने सीधा निशाना साधा। जी मुकेश, तकनीकी खामी के चलते आपकी कोई आवाज नहीं आ पा रही, आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अपडेट आपको दे रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीलीभीत का दौरा था। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील पीएम मोदी कर रहे हैं। लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहां पर जमकर कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि नरेंद्र मोदी की सभा में वरुण गांधी नहीं पहुंचे। मोदी बोले, इंडी गठबंधन को राम मंदिर से कल भी नफरत थी और आज भी नफरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार यूपी के पीलीभीत में रैली को संबोधित किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पीलीभीत में कांग्रेस पर निशाना साधा है। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए के सीट शेयरिंग को लेकर लोकसभा चुनाव के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया है। महाराष्ट्र की 48 में से 21 सीटों पर शिवसेना, उद्धव गुट, 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी शरद गुट अपने उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी नेताओं के बीच मुंबई साउथ सेंट्रल, भिवंडी, सांगली और सतारा सीट को लेकर भी सहमति बन गई है। इन सीटों पर तीनों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी। इसे लेकर जो फॉर्मूला है वो पूरे तरीके से तैयार हो गया है और जो लगातार सहमति असहमति का दौर देखने को मिल रहा था, उसको लेकर सभी दलों के बीच सहमति बनी है, मोहर लग गई है और ये फॉर्मूले का जो आंकड़ेबाजी है वो निकलकर सामने आई है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से लगातार हम और आप चर्चा कर रहे थे, क्या कुछ फॉर्मूला तैयार होगा विपक्ष के तमाम दलों का, वो तैयार हो गया है? क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? क्या कुछ रणनीति अब आगे रहेगी? क्या कुछ तय किया गया है? कांग्रेस की क्या कुछ भूमिका रहेगी और जो अन्य दल यहाँ के क्षेत्रीय दल माने जाते हैं, क्या कुछ उनको मिला है? जी सब मैं बता दूं, जिस तरह से महाविकास अघाड़ी का सीटों के लिए गुत्थी उलझी हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज समाप्ति हुई। आज कांग्रेस के अध्यक्ष जो नाना पटोले हैं, उन्होंने संवाददाताओं से बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसकी सीट पे लड़ेगी
और कांग्रेस 17 सीट पे लड़ेगी और शरद पवार की जो एनसीपी है वो 10 सीट पे लड़ेगी। और पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि सीटों का बंटवारा महाविकास अघाड़ी में हो चुका है और जिस तरह से प्रकाश अम्बेडकर है वो अलग से 8 सीटों पे लड़ेंगे। उन्होंने महाविकास अघाड़ी से पल्ला झाड़ लिया है, वो अलग से सीटों पे लड़ेंगे। तो पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो चुकी है महाविकास अघाड़ी का। जिस तरह से रायता फैला हुआ था, सीटों का बंटवारा बार बार बैठकें की जा रही थी, बैठकें की जा रही थी और उससे कोई भी एकदम उलझी हुई थी। 3 सीटों पर तो खासकर उलझी हुई थी। और अगर देखा जाए तो मुंबई उत्तर की सीट जिसके लिए संजय निरूपम को हटाया गया कांग्रेस से, जिसपे दावा ठोका जा रहा था, जैसे अमोल काटिकर को जिससे ईडी का संबंध दिया गया, जो दावेदार है, जो कंडेर घोषित किए गए उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर, तो पूरी तरह से अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब महाविकास अघाड़ी की जो सीटें हैं 48 सीटें क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल राहुल, लेकिन जिस तरीके से जो फॉर्मूला तैयार किया गया है इससे आप कितना मजबूत फॉर्मूला मानेंगे? क्योंकि इससे पहले जो स्थिति हम और आपने देखी है कि पहले ही जो प्रत्याशी थे अपने अपने दलों ने उनके नाम की घोषणा कर दी, उसके बाद अब आनन फानन में से कहा जाएगा कि चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है, तो पूरा फॉर्मूला तैयार किया गया। और दूसरा सवाल राहुल ये भी रहेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो क्या एनसीपी को आगे परेशानी हो सकती है? क्योंकि अगर लोकसभा सांसदों की तुलना करें तो एनसीपी के पास कांग्रेस से ज्यादा सांसद फिलहाल की स्थिति में दिखाई देते हैं। जी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आनंद पानन में ये घोषणा की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार ने सेक्रीफाइस किया। जिस तरह से एनसीपी टूटी, अजीत पवार अलग हुए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं शरद पवार ने सेक्रीफाइस किया। उन्होंने बोला, पहले आगे बढ़ के बोला कि जितनी सीट हमें मिलेगी उसी सीट पे हम लड़ेंगे। तो फिर उनका पूरी तरह से जो फोकस है वो अमरावती सीट पे लेकर है कि उनकी बेटी जो सुप्रिया सुले हैं और उन्हीं की परिवार से सुमित्रा जो लड़ रही है अजीत दादा के जो वाइफ हैं दूसरी एनसीपी गुट से, तो उसको लेकर कई उलझनों में है। तो पूरी तरह से जो केंद्रित उनका ध्यान है अमरावती सीट पे लेके है, बारामती सीट पे जो है पूरी तरह से केंद्रित है वो। तो उसको लेके कहीं ना कहीं उलझे थे और उनको 10 सीट उनके लिए बहुत अधिक लग रही है, तो 10 सीट पे संतुष्ट है। लेकिन यहाँ कांग्रेस जो है जिसको 17 सीट दी गई है लड़ने के लिए, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी सैक्रिफाइस कर रही है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी हावी है, तो उसको देखते हुए कांग्रेस ने भी सैक्रिफाइस कर लिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है 21 सीट पे लड़ रही है। उनका मानना है कि पिछली बार भी मेरे सिटिंग एमपी थे, तो इसीलिए मैं 21 सीटों पे लड़ेंगे। तो पूरी तरह से किस्मत क्लियर हो चुकी है। लेकिन अभी भी बता दो अभी भी स्पेस फंसा हुआ है। जिस तरह से अगर महाविकास अघाड़ी ले लें या एनडीए ले लें, दोनों भी अभी क्लियर नहीं हो चुका है कौन किस पे भारी पड़ेगा। आने वाला टाइम ही बताएगा कि 4 तारीख के बाद कौन किस पे भारी पड़ेगा। महाराष्ट्र की ऐसी 48 सीट है जो उलझन में पड़ी हुई है, जो एक तरफा नहीं है, एक तरह से एक दूसरे से फंसी हुई है। बाकी सभी राज्यों की सीटें एक तरह से क्लियर है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, कांग्रेस का पलड़ा भारी है। लेकिन यही एक महाराष्ट्र ऐसा है जहाँ किसी का पलड़ा नहीं भारी है। वोट पड़ने के बाद ही पता लगेगा किसका पलड़ा भारी है। निश्चित तौर पर बिल्कुल। देखिए राहुल, लगातार चर्चाएं भी हैं और लगातार इसको लेकर तमाम मंथन भी, तमाम जो विशेषज्ञ हैं चुनावी वो भी लगातार कयास लगा रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति आगे बनती है। लेकिन एक जो एनसीपी है वो विपक्षी दलों के पास भी है, यानी कांग्रेस के गठबंधन में भी शामिल है, एक एनसीपी एनडीए में शामिल है, एक शिवसेना एनडीए में शामिल है, तो दूसरी शिवसेना विपक्षी गठबंधन में शामिल है। तो क्या अब लड़ाई आगे कोई आप देख रहे हैं? कम से कम आपका जो अभी तक का अनुभव है, क्या कुछ आपको दिखाई देता है? किस तरह की लड़ाई आगे देखने को मिलेगी? देखिए हम लोग स्वदेश से शुरू से ही कवरेज करते आ रहे हैं। जब कवरेज कर रहे थे दो शिवसेना बढ़ चुकी, 2 एनसीपी बढ़ चुकी, तो यहाँ के जो वोटर हैं वो पूरे कंफ्यूज हो चुके हैं पूरा। और दोनों शिवसेना और दोनों एनसीपी मराठाओं की राजनीति किया करते हैं और दोनों मराठाओं से निकल के आए, चाहे अजीत दादा हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो। तो पूरी तरह से अगर आप देखें तो मराठाओं की राजनीति पे केंद्रित रहते हैं। तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं मराठाओं का जो वोट बैंक है वो बचेगा। तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं जो अगर बीजेपी सो रही है कि उनको बेनिफिट होगा, तो बेनिफिट नहीं होगा। ये वोटों की संख्या जब बढ़ती है ना आपस में, तो कहीं ना कहीं डेंट बीजेपी को भी लगने वाला है और इसको लेकर कहीं ना कहीं डेंट उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी लगेगी। तो आपस में जब वोटों के बंटवारे होंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी फायदा मिलेगा। तो कांग्रेस के वोट बैंक है, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट है, वो एकत्रित होकर कांग्रेस को देंगे। लेकिन मराठाओं का वोट बटने के बाद चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी बटे हुए सबको डेंट लगने ही वाला है। जी बिल्कुल राहुल, एक बात तो मुझे तय लगती है कि जिस तरीके से आपने कवरेज किया और जो कुछ आप बता रहे हैं कि आगामी जो मुकाबला है वो दिलचस्प जरूर होगा, सभी की निगाहें भी उस पर होंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
तो महाराष्ट्र की सियासत में दिलचस्प मोड़ सामने आया है और जो महाविकास अघाड़ी का फॉर्मूला था वो तैयार हो गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। बता दें कि जेड श्रेणी सुरक्षा के तहत अब राजीव कुमार की सुरक्षा में सीआरपीएफ कमांडो सहित कुल 33 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। बता दें कि मंत्रालय ने इसे लेकर एक रिपोर्ट भी जो है शेयर नहीं की है, लेकिन साथ ही सुरक्षा को लेकर जो बढ़ोतरी की गई है उसमें गृह मंत्रालय ने अभी आईबी के खतरे से जुड़ी रिपोर्ट शेयर नहीं की है। बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि गृह मंत्रालय ने आईबी की खतरे की आशंका संबंधी रिपोर्ट की पुष्टि फिलहाल यहां पर नहीं की है, विस्तृत जानकारी मीडिया से शेयर नहीं की है। जेड श्रेणी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अब राजीव कुमार की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ कमांडो सहित कुल 33 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। राजीव कुमार के आवास पर 10 सशस्त्र स्टैटिक गार्ड 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने वाले 6 निजी सुरक्षा गार्ड भी मौजूद रहेंगे और लगातार उनकी सुरक्षा में अधिकारी और तमाम तरीके से जो गार्ड हैं जो कि अपने लिए विशेष मजबूती के तौर पर जाने जाते हैं, अलग अलग शिफ्टों में काम करने वाले 12 सशस्त्र एस्कॉर्ट कमांडो शामिल रहेंगे। तो उनकी जेड कैटेगरी की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए दिल्ली एनसीआर से हमारी सहयोगी तनु बालियान फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, मुख्य चुनाव आयुक्त की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जेड कैटेगरी की सुरक्षा उनको प्रदान की गई है। क्या कुछ अभी तक वजहें रही, क्यों मामला सुर्खियों में रहा और सुरक्षा देने के क्या मायने? जी बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार को अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो है अब मिलने वाली है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो आईबी की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि जो गृह मंत्रालय ने जो आईबी के खतरे की आशंका से रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो अभी मीडिया से उन्होंने शेयर नहीं की है। और वहीं अगर सूत्रों की माने तो राजीव कुमार की सुरक्षा बढ़ाने का ये फैसला लोकसभा से पहले जो राजनीतिक अगर हम देखें राजनीतिक तौर पर जो उथल पुथल मच रही है उसको देखते हुए लिया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस और जो विपक्षी दल है वो चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार उन पे एलिगेशंस लग रही हैं। उसको देखते हुए अब उन्हें जेड कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो दे दी गई है। हाँ बिल्कुल तनु, लेकिन जो आईबी की रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय ने साझा नहीं की है, मीडिया से शेयर नहीं की है। क्या कुछ उस रिपोर्ट में फिलहाल हो सकता है और रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ चर्चाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल ऋषभ, बता दूं कि गृह मंत्रालय ने जो बस इतना ही बताया कि आईबी की खतरे की आशंका से संबंधित वो रिपोर्ट है। हालांकि जो डिटेल में जो जानकारी है वो अभी मीडिया से शेयर नहीं करी है। उसमें जो मेन जो रीजन बताया गया है वो मेन रीजन यही है कि जिस तरीके से अभी चुनाव का माहौल है पूरे देश में और लगातार जो विपक्षी है वो हमलावर हो रहे हैं, और वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो वो लगातार हमलावर रही है। इसको देखते ही इस पूरे रिपोर्ट में बताया गया, लेकिन मीडिया के पास अभी तक ये रिपोर्ट नहीं पहुंची है, शेयर नहीं की गई है। बिल्कुल, देखिए तनु, काफी संवेदनशील मामला भी हो जाता है जब चुनाव आयुक्त को इस तरह की सुरक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन चूंकि गृह मंत्रालय ने आदेश दिए हैं तो निश्चित तौर पर सरकार पर विपक्ष आगे आरोप लगा सकता है कि बीजेपी की सरकार है, इस तरह के अगर सिक्योरिटी बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सियासी मायने भी विपक्ष निकाल सकता है और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल सकते हैं कि ऐसे लेकर कोई आगामी स्थिति बन सकती है। जी बिल्कुल ऋषभ, अगर बात की जाए जिस तरीके से अभी स्थिति जो पूरे भारत में चली हुई है चुनाव को लेकर, आने वाले समय में ये जरूर होगा और ये मामला कहीं ना कहीं अब तूल पकड़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि लगातार जो है वो विपक्षी पार्टी हमलावर हो रही थी। तो अब जो है अब बीजेपी की तरफ से भी जो है वो अब आरोप लगाए जाएंगे और ये मामला जो है अब यहाँ रुकेगा नहीं, इसकी रफ्तार जो है वो हमें देखने को मिलेगी और तस्वीरें भी अलग अलग दिशाओं से हमें सामने आएगी। निश्चित तौर पर जो संभावना है कि सियासी मामला तूल जरूर पकड़ सकता है, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस के पूर्व नेता पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जिन्ना का घोषणा पत्र बताया है और कहा कि पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है, ये महात्मा गांधी की कांग्रेस लगती ही नहीं, ये देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, घोषणा पत्र को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णन एक बार फिर हमलावर होते नजर आए। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल झा, और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
राहुल कांग्रेस के पूर्व नेता जिसे कांग्रेस ने जिन्हें निष्कासित कर चुकी है, और आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार पिछले कुछ समय से कांग्रेस के खिलाफ बोलते आए हैं, लगातार विरोध में बयानबाजी करते आए हैं। अब चूंकि मैनिफेस्टो कांग्रेस का जारी हुआ है, घोषणा पत्र को लेकर जो बातें आचार्य कृष्णम कह रहे हैं, क्या कुछ उनके मायने हैं और क्या कुछ इस बयान का आगे टूल मिल सकता है? जी, कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि जिस तरीके से उनके नेता जो थे पहले प्रमोद कृष्णम, उन्होंने साफ कहा है कि जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है वो कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना का मैनिफेस्टो है। उन्होंने साफ हमला किया है कि जो इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं बनाया, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया है। और उन्होंने तो यहाँ तक कांग्रेस को कह दिया कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को अमेठी से नहीं बल्कि जो है रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, उन्होंने आगे बातों में ये भी कहा कि ना नीति बची है कांग्रेस की, ना नीयत बची है कांग्रेस की, और ना ही कांग्रेस में कोई नेता बचा है। तो इससे साफ पता ही चल जाता है कि कितना खास खाया हुआ है कि जब वो कांग्रेस से निकले थे प्रमोद कृष्णम, उसके बाद कांग्रेस पे लगातार वो हमला बोलते जा रहे हैं। और उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि जिस तरीके से उन्होंने जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इस बात को रिलेट किया और कांग्रेस नेता को कहा कि पाकिस्तान के रावलपिंडी से चुनाव लड़िए। सोचिए। हाँ बिल्कुल राहुल, देखिए ये तो आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो लगातार पिछले कुछ समय से ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब मैनिफेस्टो को लेकर तमाम जो बीजेपी के भी नेता हैं कई सभाओं में उसको लेकर भी बयानबाजी कर रहे हैं कि जो जिन्ना की इच्छा थी उससे अब कांग्रेस पूरा करने जा रही है, तो क्या कुछ इसके मामले के सियासी मायने आगे देखने को मिलेंगे? क्या ये मामला लोकसभा चुनाव में तूल पकड़ सकता है? जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के आते ही भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो विपक्षी जो एनडीए की गठबंधन वाली पार्टी है उन्होंने हमला बोलना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से गारंटीज की ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये कोई गारंटीज इनकी काम करने वाली नहीं है, कोई गारंटीज जो है धरातल पर काम नहीं करेगी। एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी है, जिस तरीके से जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। और अब तो देखिए कि इनके जो खुद के नेता थे, जो प्रमोद कृष्णम थे, जो कांग्रेस के नेता थे, इतने बड़े नेता थे, उन्होंने खुद इनके ऊपर आरोप लगा दिया है। तो देखिए कि कहाँ किस तरीके से जो है कांग्रेस को इन्होंने घेरा है कि जहाँ पे ना नीति बची है ना कोई नेता बचा है। तो बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरीके से मैनिफेस्टो को लेकर बयानबाजी देखने को मिल रही है, अब जो मैनिफेस्टो में बातें हैं मुझे लगता है उन पर चर्चा कम हो रही है। तमाम चर्चाएं ये है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिन्ना की इच्छा पूरी करने को लेकर है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी कांग्रेस के विरोधी दल हैं वो हमलावर होते भी नजर आए हैं। लेकिन जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बातें कही हैं, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात हो या फिर एमएसपी पर कानून की गारंटी की बात हो, तमाम तरीके से जो बड़े मुद्दे रहे हैं अभी तक के, उनको लेकर कहीं ना कहीं घोषणा पत्र नजर आया है। तो क्या कांग्रेस वो बातें समझाने में नाकाम हुई है या फिर उसका उतना फायदा आगे देखने को कांग्रेस के लिए नजर नहीं आ रहा है? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि धरातल पर अपने मैनिफेस्टो को धरातल पर लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक किस तरीके से कांग्रेस पहुंचा पाती, खास करके जो वुमेन एम्पावरमेंट का उन्होंने बात की है अपने उसके अंदर मैनिफेस्टो में। उन्होंने 5 गारंटीज दी है, मैत्री योजना की बात की है, महालक्ष्मी योजना की बात की है। इस तरीके से जो बात कही गई है खास करके वुमेन्स को लेकर के, तो उनको धरातल पर पहुंचाना, उनको लोगों तक पहुंचाना, ये कहीं मैनिफेस्टो में ही नहीं रह जाए, इसको लेकर के इनके साथ जो नेता है उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और कैसे लोगों तक पहुंच पाए इनकी बात जो मैनिफेस्टो में है, खास करके मैनिफेस्टो तक ही बात नहीं रह पाए, तो बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए और बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए कि कहां तक उनको पहुंचाया जाए। निश्चित तौर पर कांग्रेस का घोषणा पत्री सियासी बयानबाजी का यहाँ पर केंद्र बना हुआ है, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। एक बार फिर से ट्रांसफर में जीएडी की बड़ी चूक सामने आई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में आचार संहिता से पहले हटाए 2 अपर कलेक्टर कोर्ट से स्टे ले आए। सामान्य प्रशासन विभाग ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले तबादले किए थे। जीएडी के ताबड़तोड़ तबादलों में बैतूल में पदस्थ अपर कलेक्टर जेपी सयाम का तबादला जबलपुर किया गया था, जबकि उनका रिटायरमेंट मई में होना था। इस तबादले के विरोध में सयाम कोर्ट चले गए और स्टे लेकर आए हैं। अब बैतूल में मई माह तक 2 अपर कलेक्टर रहेंगे। 16 मार्च तक किए गए तबादलों के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग की चूक सामने आई है। ये मामला अब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और लोग चर्चा भी इसकी जमकर कर रहे हैं। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, बैतूल से हमारे सहयोगी अनिल कचौड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से मामला सामने आया है, 2 अपर कलेक्टर की नियुक्ति की गई है, लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं, मामला तूल पकड़ रहा है, क्या कुछ वजह रही है, कैसे आदेश जारी किए गए हैं, क्या कुछ समस्या जो पेच फंसा है जिसके चलते ये स्थिति बनी है, क्या अपडेट है अनिल? जी ऋषभ जी, बताना चाहूंगा मैं जो कि 16 मार्च से पहले जो जेडी के द्वारा जो ताबड़तोड़ ट्रांसफर किए गए थे उसमें बड़ी चूक सामने आई है
जो कि यहाँ पहले जेपी सयाम जी पदस्थ थे, उन्हीं की जगह पर राजीव नंदन श्रीवास्तव जी आए, जो कि सयाम जी का ट्रांसफर जबलपुर किया गया था, जिसमें उनका मई में रिटायरमेंट था, जो कि उनके द्वारा जबलपुर कोर्ट से स्टे लिया है। निश्चित तौर पर देखिए वो स्टे लेकर आए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा क्या कुछ आगे की तस्वीर नजर आएगी, निगाहें सबकी रहेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरें हमने आपको बताई, जिसमें राजनीतिक रूप से बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेकर जो बयानबाजी उन्होंने की है, जिस तरीके से पीलीभीत में सभा को संबोधित किया है, कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी कांग्रेस गिरती नजर आई है। आचार्य प्रमोद कृष्णन बयानबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस को जिन्ना की पार्टी कहा जा रहा है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, यह भी आज की चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये तमाम 5 बड़ी खबरें थी जो हमने आपसे साझा की हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।